ये घटना 1960 में हुई, जब एक कैंपिंग यात्रा पर गए 4 दोस्तों पर हमला किया गया, जिसमें से 3 मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल होकर बच गया। कहानी 4 किशोर दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने फिनलैंड के एक खूबसूरत जंगल में कैंपिंग जाने का फैसला किया। ये जंगल एक विशाल झील के पास था और मौसम भी एकदम बढ़िया था। वहाँ पहले से ही बहुत से लोग घूम रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, तैर रहे थे और सब खूब मजे कर रहे थे। इन 4 दोस्तों के नाम थे मिया 15 साल की लड़की, निल्स 18 साल का लड़का, मिया का बॉयफ्रेंड सेपो, निल्स का सबसे अच्छा दोस्त आंजा, सेपो की गर्लफ्रेंड। ये चारों मिया का 16वां जन्मदिन मनाने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर निकले थे। जब मिया और निल्स सबसे पहले पहुंचे तो मिया ने झील को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो गई। थोड़ी देर बाद सेपो और आंजा भी आ गए। सेपो ने मजाक में बाइक स्टाइल से एंट्री मारी, जिससे मिया हंसने लगी। निल्स को ये देखकर थोड़ी जलन हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। चारों दोस्तों ने गले मिलकर एक दूसरे को हेलो कहा और पास के स्नैक शैक कियोस्क की तरफ बढ़ गए, जहां से उन्हें कैंपिंग के लिए सामान लेना था। जब वे कियोस्क पहुंचे तो वहां एक औरत खड़ी थी जो बहुत गुस्से में लग रही थी। मिया ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, हम कुछ खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस औरत ने गुस्से से पलटकर कहा, क्या चाहिए? मिया और उसके दोस्तों को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ ड्रिंक्स और बियर ली। उस औरत ने सारा सामान बहुत गुस्से में फेंकते हुए दिया और फिर पूछा, तुम लोग झील के पास कैंपिंग कर रहे हो? मिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन औरत का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने कहा, तो अपनी टेंट यहाँ से जितनी दूर हो सके वहाँ लगाना। फिर जब वे वहाँ से जाने लगे तो उस औरत ने पीछे से चिल्लाकर कहा कि हमने पहले भी बहुत से बुरे अनुभव झेल लिए हैं इन वाइल्ड टीनेजर्स के साथ, अब और नहीं। बाकी दोस्तों ने हंसी में ले लिया, लेकिन मिया को बहुत अजीब और डरावना लगा। थोड़ी देर बाद वे जंगल के अंदर एक सुंदर किनारे पर पहुंच गए, जहां झील बहुत पास थी और पेड़ों से ढकी हुई जगह थी। वहां उन्होंने एक छोटा सा टेंट लगाया और बियर निकालकर मस्ती शुरू की। मिया अब सब कुछ भूलकर इस पल का मजा ले रही थी। ये उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था और वो अपने नए बॉयफ्रेंड निल्स के साथ बहुत खुश थी। चारों दोस्तों ने तैराकी की, झील किनारे आराम किया और सूरज डूबते हुए देखने लगे। फिनलैंड में इस मौसम में सूरज पूरी तरह नहीं डूबता, जिसे व्हाइट नाइट कहा जाता है। रात में सबने टेंट में घुसकर सोने की तैयारी की। चारों टेंट के अंदर एक दूसरे के पास लेटे और धीरे धीरे सब सो गए। रात के किसी समय मिया की नींद अचानक खुल गई। उसने टेंट के बाहर कुछ सरसराने की आवाज़ें सुनी। पहले तो उसे लगा शायद उसके दोस्त में से कोई बाहर गया होगा, लेकिन जब उसने टेंट से झांका तो कोई नहीं दिखा। चारों तरफ हल्की रोशनी थी, वो व्हाइट नाइट वाली हल्की सफ़ेद रोशनी। तभी एक काली परछाई टेंट के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इस परछाई ने झुककर टेंट के अंदर झांका और मिया को साफ दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रंग की। मिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक तेज सी आवाज आई, जैसे कोई चीज टूट गई हो और पूरा टेंट गिर गया सबके ऊपर। अगली सुबह करीब 6 बजे 2 लड़के मछली पकड़ने झील पर आए। उन्होंने देखा कि जंगल की ओर से एक गोरे बालों वाला लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है। वो घबरा गया था और जल्दी जल्दी वहां से निकल रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर मछली पकड़ने में लग गए। थोड़ी देर बाद एक पिता अपने 2 बेटों के साथ उस तरफ गया जहां से वो लड़का आया था। वो इलाका वही था जहां मिया और उसके दोस्त कैंपिंग कर रहे थे। जैसे ही वे लोग टेंट के पास पहुंचे, पिता रुक गया। उसे सामने जमीन पर कुछ गिरी हुई चीजें दिखीं, टूटा हुआ टेंट, खून के धब्बे और कुछ बेहोश पड़े शरीर। उसने अपने बच्चों को रोक लिया और कहा, यहाँ से तुरंत चलो। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें टेंट के आसपास 3 लाशें मिली। सेपो और आंजा टेंट के अंदर ही मारे गए थे। किसी ने कैंपस के कपड़े के आर पार उन्हें चाकू मारा था। मिया किसी तरह टेंट से बाहर निकल आई थी, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसे 15 बार चाकू मारा गया। कुछ वार तो तब हुए जब वो जिंदा थी और कुछ मरने के बाद। निल्स, मिया का बॉयफ्रेंड, भी टेंट के पास पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। इतनी चोटें थीं कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक पुलिस अफसर को धीमी सी सांस लेने की आवाज आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा, निल्स जिंदा था। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे सांस ली। जब निल्स को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके सिर की हड्डियां टूटी हुई थीं, चेहरे पर गहरी चोटें थीं और वो काफी समय तक कुछ बोल नहीं सका। जब वो धीरे धीरे होश में आया और बोलने लायक हुआ, पुलिस ने उससे पूछताछ की। लेकिन निल्स को घटना की ज्यादातर बातें याद नहीं थीं। उसने सिर्फ एक बात याद रखी, एक काली परछाई
जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। पुलिस को यह बयान अजीब लगा, लेकिन उन्होंने नोट कर लिया। लड़कों की मोटरसाइकिल वहीं खड़ी मिली, लेकिन उसकी चाबियां गायब थीं। निल्स की लेदर जैकेट और जूते गायब थे। जो चीज़ें चोरी हुई वो ज़्यादा कीमती नहीं थीं, तो ये सिर्फ डकैती नहीं लग रही थी। कुछ ही दूरी पर जंगल में एक झाड़ियों के नीचे निल्स के जूते मिले। उन पर खून के निशान थे, लेकिन जूतों के अंदर कोई खून नहीं था। इससे पुलिस को लगा शायद कातिल ने ही ये जूते पहने थे और बाद में फेंक दिए। एक दिन बाद 2 लड़कों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक सुनहरे बालों वाला आदमी वहां से भागते देखा था, जहां से चारों किशोरों ने कैंप किया था। पुलिस ने उस आदमी का स्केच बनवाया और पूरे फिनलैंड में बांट दिया। लेकिन दिक्कत ये हुई, स्केच इतना आम दिखता था कि बहुत सारे लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन वो सब गलत सुराग निकले। एक अजीब केस सामने आया। एक आदमी जिसका नाम था हांस ऑसमन घटना के अगले दिन अस्पताल में भर्ती हुआ। उसने पेट में दर्द की शिकायत की। डॉक्टरों को लगा वो सिर्फ नशे में था। उसके कपड़े गंदे और खून से सने थे। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने कुछ खोदा हो, और उसने अपने बारे में अजीब बातें कहीं। मैं नाजी पार्टी और रूसी सीक्रेट पुलिस का हिस्सा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार ने गवाही दी कि वो उस रात उनके साथ था, यानी आलिबी पक्का था। पुलिस चाहकर भी उसे आरोपी नहीं बना पाई। घटना के 44 साल बाद यानी 2004 में फिनलैंड की अदालत ने चौंकाने वाली घोषणा की। हम मानते हैं कि निल्स गुस्ताफसन, जो उस रात का अकेला जीवित बचने वाला था, वही असली कातिल है। प्रोसिक्यूशन के 2 बड़े तर्क, एक महिला की गवाही। एक महिला जो उसी झील के पास कैंपिंग कर रही थी ने बताया कि उसने 2 पुरुषों को आपस में जोर से झगड़ते सुना था। प्रोसिक्यूटर ने यह मान लिया कि ये झगड़ा निल्स और सेपो के बीच हुआ, शायद मिया को लेकर। निल्स को ईर्ष्या हुई कि मिया सेपो के साथ ज्यादा हंस रही थी, इसलिए निल्स गुस्से में आकर सभी पर हमला कर बैठा। निल्स के जूते 500 मीटर दूर जंगल में मिले थे। जूतों के ऊपर तो खून था, पर अंदर नहीं, यानी निल्स ने खुद उन्हें पहना नहीं था, बल्कि शायद हमला करते वक्त ही पहने थे। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि निल्स ने अपने दोस्तों की हत्या की, जूते छुपा दिए, फिर खुद को चोट पहुंचाई ताकि लगे कि वो भी पीड़ित है। जब निल्स को गिरफ्तार किया गया तब वो 62 साल का था, बस ड्राइवर की नौकरी करता था और उसका परिवार व बच्चे थे। ट्रायल के दौरान निल्स ने अपनी निर्दोषता पर पूरा जोर दिया। उसने कहा, मुझे उस दिन की ज्यादा बातें याद नहीं हैं, बस मुझे वो लाल आंखों वाली परछाई याद है। जूरी ने निल्स की बातों पर भरोसा किया। उसे पूरी तरह बरी कर दिया गया। फिनलैंड सरकार ने मानसिक पीड़ा के लिए उसे मुआवजा भी दिया। लोग आज भी लेक बोर्डम पर जाते हैं, जहां यह हत्या हुई थी। मर्डर केस कभी सुलझा नहीं। कुछ कहते हैं वहां की जगह श्रापित है। भूत प्रेत ने किशोरों पर हमला किया। इंटरनेट पर एक पुरानी तस्वीर वायरल होती है, एक आदमी जो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा हांस ऑसमन, संदिग्ध या उस स्केच वाला व्यक्ति। लेकिन एक और नाम उभरता है, कार्ल गिलस्ट्रॉम। कार्ल उसी झील के पास रहता था। वो कैंपर्स को धमकाता था, पत्थर मारता था, टेंट काटता था और एक बार गन से फायर भी किया था। वही कियोस्क वाली औरत का पति था जिसने शुरुआत में चारों किशोरों को भगा दिया था। 9 साल बाद कार्ल ने एक दिन शराब पीते हुए अपने पड़ोसी से कहा, क्या तुम नहीं समझते, मैं ही बोर्डम का कातिल हूँ। पड़ोसी ने मजाक में कहा, अगर सच है तो जाकर खुद को झील में डुबो दो। अगले दिन कार्ल की लाश झील में तैरती मिली। कोई नहीं जानता उसने आत्महत्या की या कोई और कारण था। इस दिल दहला देने वाले केस का आज तक सच्चा कातिल सामने नहीं आया। 4 किशोरों की हंसी एक रात में खून में बदल गई और उसके बाद सिर्फ सवाल, कहानियां और सन्नाटा रह गया।